हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर शिप्रा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज का टॉपिक है हमारा सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ ईसोफेगस। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे ईसोफेगस की लेंथ और डायमीटर के बारे में। तो जो ईसोफेगस के इंसाइजर जो टीथ होते हैं वहां से लेकर के लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स तक जो लेंथ होती है डेट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये मार्किंग 0, 16, 23, 38 एंड 40। तो ये जो फुल लेंथ है इंसाइजर से लेकर के लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर तक वो कितनी है? 40 सेंटीमीटर। सेकंड हम बात करें, जो इंसाइजर जो टीथ्स हैं वहां से लेकर के अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर तक की जो लेंथ है, आपको यहाँ जो ग्रीन एरो से शो हो रही है वो होती है 15 सेंटीमीटर। देन अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर से लेकर के लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स तक की जो लेंथ है इसोफेगस की वो होती है 25 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिन्हें आप नोट करना है। फर्स्ट इज आर्च ऑफ एओर्टा एंड सेकंड इज बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का जहाँ पे बाइफर्केशन होके ब्रोंकाइस बनती है वहां यहाँ पे मेनली हमें मिलेगी लेफ्ट ब्रोंकाइट। ठीक है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा लेफ्ट मेन ब्रोंकस। तो इंसाइजर टीथ से लेकर के आर्च ऑफ एओर्टा तक की जो लेंथ होती है डेट इज 23 सेंटीमीटर और इंसाइजर टीथ से लेकर के लेफ्ट मेन ब्रोंकस तक की जो लेंथ होती है डेट इज 27 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हमने मेनली बात की इसकी लेंथ की। अब हम बात करेंगे डायमीटर की। तो ईसोफेगस का जो डायमीटर होता है वो होता है 2 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे इसके डिवाइडेशन की। तो यहाँ हमने ईसोफेगस को 3 एनाटॉमिकल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सर्विकल पार्ट, सेकंड इज थोरेसिक पार्ट एंड थर्ड इज एब्डोमिनल पार्ट। तो सर्विकल पार्ट क्या है? सर्विकल पार्ट जो होता है फेरिंगो इसोफेजियल जंक्शन से लेकर के, अब फेरिंगो इसोफेजियल जंक्शन क्यों है? डेट इज फेरिंग्स जो इसोफेगस के जस्ट ऊपर है और यहाँ पे स्टार्ट हो रही है हमारी इसोफेगस। तो यहाँ जो जंक्शन बना वो कौन सा है? फेरिंगो इसोफेजियल जंक्शन। यहाँ से लेकर के सुप्रास्टर्नल नॉच तक की जो लेंथ है वो होगा सर्विकल पार्ट। कितना होता है ये? 3 to 4 सेंटीमीटर। सेकंड हम बात करें थोरेसिक पार्ट क्या होगा? सुप्रास्टर्नल नॉच से लेकर के अपर डायफ्राम मतलब अबोव द डायफ्राम तक का जो पार्ट होता है वो होता है थोरेसिक पार्ट और यहाँ पे जो लेंथ होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। थर्ड होता है एब्डोमिनल पार्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे जितना भी पार्ट आएगा इसोफेगस का 1 to 2 सेंटीमीटर का पार्ट वो क्या हो जाएगा? हमारे एब्डोमिनल पार्ट। अब हम यहाँ बात करेंगे एनाटॉमिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस की। कॉन्स्ट्रिक्शन से हमें क्या मतलब है? जब भी हम कोई खाना स्वेलो करते हैं तो वो किन किन पार्ट्स में रुकने का चांस होता है वो होंगे उसके एनाटॉमिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस पॉइंट। तो फर्स्ट जो इसको हम कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट 3 मिलते हैं एनाटॉमिकल। जो अपर होता है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स जो होते हैं किसके बने होते हैं? ये हो गई हमारी क्रिकॉइड बोन और पीछे की तरफ हमने क्या पढ़ा था वो होता है फेरिंग्स। तो क्रिकोफेरिंग्स मसल्स जो मिलके बनाती है वो होता है कौन सा? अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होगा? C6 पर। सेकंड जो मिडिल जो हमारे कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगे वो कौन से होंगे? एक होगा आर्च ऑफ एओर्टा की वजह से। तो आर्च और एओर्टा जो कहाँ मिलेगा हमें? T4 पर। सेकंड में ही जो होगा वो होता है एक हमारे लेफ्ट ब्रोंकस। लेफ्ट जो ब्रोंकस होगा वो कहाँ मिलेगा? T5 पर। जो थर्ड जो एनाटॉमिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं वो हमें मिलेगा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स पर और वो कहाँ सिचुएटेड होंगे? T10 पर। ये जो 3 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? एनाटॉमिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस। तो जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स है एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स है इनको एनाटॉमिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस भी कहते हैं और फिजियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस भी कहते हैं। अब फिजियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है उसको अफेक्ट करेंगे।
तो जो जैसा कि मैंने बताया था अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स किसके बने होते हैं, क्रिकोफेरेंजियस मसल्स के। अब अगर किसी भी कारण से अपना जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स है वो डिसफंक्शन हो जाएगा। इसका फंक्शन क्या होता है, जब रेस्ट की कंडीशन में ये क्लोज्ड रहते हैं। जैसे ही हम कोई भी जो फूड मटेरियल है वो स्वेलो करेंगे तो स्वेलो करने की कंडीशन में ये एक पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, किसको, फूड को। अगर ये खराब हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, जो फूड होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा ट्रेकिया में। ट्रेकिया कहाँ सिचुएटेड होती है, आप समझिए ये जो मेरा हाथ है डेट इज ईसोफेगस और इसके आगे जो सिचुएटेड होती है वो क्या होती है, ट्रेकिया। तो अब ईसोफेगस में खाना ना जाके कहाँ जा रहा है, ट्रेकिया में जा रहा है। तो कोई भी अगर खाना है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा तो फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, कफिंग। पेशेंट को क्या होने लगेगा, कफ आने लगेगा, वो खांसेगा। सेकंड उसको मिलेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड थर्ड इज निमोनिया। अब हम बात करें किसकी, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स। एक बात याद रखिए, जो स्फिंक्टर्स होते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वन वे होते हैं। वन वे का मतलब क्या है कि ये खाने को इसोफेगस से स्टमक में ले जाने का काम करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी कारण से ये डिसफंक्शंस होते हैं, ये खराब हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो स्टमक में जो कंटेंट है वो क्या होगा, बैकफ्लो होगा। अब स्टमक के जो कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, उसमें ज्यादा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा उसमें बाइल एसिड्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो ईसोफेगस में हमारे स्क्वायमस एपिथेलियम पाई जाती है वो क्या हो जाएगी, उसमें अल्सर्स हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा हमें, मल्टीपल अल्सर्स। अब ये क्या बनाते हैं, हमारे कौन सी कंडीशन को उत्पन्न करते हैं, फर्स्ट होता है GORD, जिसे हम GERD के नाम से भी जानते हैं। अब इसका मेन कॉज क्या होता है, अल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पर्सन ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उस कंडीशन में GERD की कंडीशन बनती है। अब इस पेशेंट को मेन सिम्टम्स क्या आएंगे, फर्स्ट इज ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ ईसोफेगस, और ईसोफेगस में भी क्या, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। सेकंड इज हार्टबर्न। हार्टबर्न की जो कंडीशन आएगी वो किस में बनेगी, GERD की कंडीशन में बनेगी। अब हम बात करें आर्टीरियल सप्लाई की। आर्टीरियल सप्लाई में आप यहाँ हमने बताया, पहले बात कर चुके हैं कि हमने ईसोफेगस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सर्विकल, सेकंड इन थोरेसिक एंड थर्ड इज एब्डोमिनल। तो अब हम इसे याद करने के लिए उसी तरीके से याद करेंगे। तो हमारा जो सर्विकल ईसोफेगस है वो कौन सा हो गया, हमारा नेक वाला पार्ट। तो नेक में क्या होगी, यहाँ हमारी कौन सी ग्लैंड्स पाई जाएंगी, थायराइड ग्लैंड्स। तो इनकी सप्लाई होती है थायराइड आर्टरी से। तो यहाँ जो सर्विकल ईसोफेगस है उसमें भी क्या मिलेगी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक पार्ट जो हमारे है वहां पे हमारी क्या पाई जाएगी, ब्रोंकस। सेकंड पाई जाएगी ईसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ पे दो कौन सी आर्टरीज हो गई, फर्स्ट इज ब्रोंकियल आर्टरी एंड सेकंड इज ईसोफेजियल आर्टरी। अब हम बात करें एब्डोमिनल इसोफेगस की, तो डायफ्राम के नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, एब्डोमिनल पार्ट। तो डायफ्राम में कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, वो होती है फ्रेनिक आर्टरी। तो लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी किस में सप्लाई करेगी, वो होगी इसोफेगस में। और जो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन है, शॉर्ट गैस्ट्रिक जो आर्टरी है वो भी किस में सप्लाई करेगी, यहाँ पे आर्टरी सप्लाई में एब्डोमिनल पार्ट में सप्लाई करेगी। अब हम बात करेंगे वीनस ड्रेनेज की। जैसा हमने आर्टीरियल सप्लाईज को 3 में डिवाइड करके याद किया, वैसा ही हम वीनस ड्रेनेज को भी 3 में डिवाइड करके याद करेंगे। फर्स्ट चीज है हमारा सर्विकल इसोफेगस। अब सर्वाइकल इसोफेगस में हमने वहां क्या पढ़ा था, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंफीरियर थायराइड वेन, क्या आपको यहाँ स्ट्रक्चर्स में दिख रही होंगी। सेकेंड पार्ट हो गया हमारा थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक पार्ट में हमने आर्टरीज में क्या पढ़ा था, ब्रोंकियल आर्टरी एंड सेकेंड पढ़ी थी हमने ईसोफेजियल आर्टरी। अब यहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरी का सेम है, ब्रोंकियल वेन हो जाएगा, लेकिन ईसोफेजियल आर्टरी की जगह हमें यहाँ याद रखनी है कौन सी दो वेन, एजाइगस वेन और हेमीएजाइगस वेन। हेमीएजाइगस वेन क्या होती है, वो लेफ्ट साइड से निकलती है और जाके किस में ड्रेन होती है, एजाइगस वेन में। एजाइगस वेन क्या होती है, राइट साइड में होती है, आपको यहाँ दिख रहा होगा इजीली। हेमीएजाइगस वेन जाके ड्रेन हुई है किसमें, एजाइगस वेन में।
एब्डोमिनल पार्ट की मैं बात करूं तो वहां होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। अब लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आपको यहाँ स्टमक से निकलती हुई आपको दिख रही होगी, इजीली विजिबल होगी यहाँ पे। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आके स्प्लीनिक वेन एंड देन पोर्टल वेन में ये ड्रेन हो गई। ठीक है, आपको यहाँ इजीली विजिबल होगा डायग्राम में। अब ये पोर्टल वेन में ड्रेन हो रही है तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा किसको, इसोफेगस को भी। तो जब भी पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है उस समय पे इसोफेजियल वेरिसेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसोफेगस की वॉल में जो लेयर्स पाई जाती है उनके बारे में। तो 4 टाइप की लेयर्स पाई जाती है। फर्स्ट इज म्यूकोजा, सेकंड इज सबम्यूकोजा, थर्ड इज मस्कुलर लेयर एंड फोर्थ इज एडवेंटिशिया। ठीक है, तो म्यूकोजा में जो होती है, जो हमारा बात करें अपर सर्विकल एंड थोरेसिक पार्ट है, वहां पे मिलेगी स्क्वाइमस एपिथेलियम। और सेकंड एब्डोमिनल जो पार्ट है वहां मिलेगी कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। या तो हम इस तरीके से याद करें कि सर्विकल और थोरेक्स में हो गई स्क्वाइमस एपिथेलियम और एब्डोमिनल में हो गई कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। या हम सेकंड याद करें कि डायफ्राम जो है उससे ऊपर जो है वहां स्क्वाइमस एपिथेलियम है और डायफ्राम से नीचे क्या है, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है। ठीक है, सेकंड होती है सबम्यूकोजा लेयर। सबम्यूकोजा लेयर क्या करती है, जितनी भी म्यूकस ग्लैंड्स होती है वो कहाँ होती है, सबम्यूकोजा लेयर में होती है। थर्ड होती है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट। तो जो अपर 1/3 पार्ट होता है वो होता है वॉलेंट्री और वहां पे जो मसल्स पाई जाती है वो होती है स्केलेटल मसल्स। लोअर जो 1/3 पार्ट होता है वहां मिलती है हमें स्मूथ मसल्स और वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है इनवॉलेंट्री पार्ट। जो मिडिल 1/3 पार्ट है वहां पे कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं दोनों मसल्स के, स्केलेटल मसल्स के भी एंड स्मूथ मसल्स के भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 लेयर्स पाई जाती है मसल्स में, जो इनर जो लेयर है वो होती है सर्कुलर और जो आउटर लेयर होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। अब सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होने से फायदा क्या है, इसोफेगस में हम भी कोई बोलस पार्ट जब भी हम स्वेलो करते हैं, जब भी हम कोई फूड स्वेलो करते हैं, उस कंडीशन में या नॉर्मल किसी भी कंडीशन में अगर उसकी डायमीटर बढ़ती है या सरकमफेरेंस बढ़ता है, वो बढ़ता है सर्कुलर लेयर्स की वजह से। और अगर इसोफेगस की लेंथ बढ़ती है वो बढ़ती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर की वजह से। ठीक है, एंड फोर्थ हो गया इसकी एडवेंशिया। लास्ट में हम लोग बात करेंगे नर्वस सप्लाई की। अब यहाँ पे कौन सी नर्व सप्लाई करती है, यहाँ सप्लाई करती है राइट वेगस नर्व और लेफ्ट वेगस नर्व। यहाँ आपको डायग्राम में येलो कलर में दिख रही होगी, लेफ्ट वेगस नर्व आ रही है आर्च ऑफ एओर्टा के नीचे यहाँ पे, और राइट वेगस नर्व आ रही है नीचे कहाँ पे, अपने लेफ्ट ब्रोंकस के नीचे से। यहाँ पे आके एक इसमें उन्होंने प्लेक्सस, प्लेक्सस का मतलब होता है जाल। कोई भी वेन्स या किसी भी चीज का प्लेक्सस किसे बोलते हैं, जालनुमा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्लेक्सस। तो राइट वेगस नर्व और लेफ्ट वेगस नर्व ने नीचे आके एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना दिया, वो क्या हो गया, इसोफेजियल प्लेक्सस। ठीक है, तो हमने आज बात कर लिया किसके बारे में, सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ इसोफेगस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉन्जेनाइटल एनोमलीज ऑफ इसोफेगस के बारे में। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।